जॉइंट क्लास। इसके पहले पॉलिटी हम लोग चैप्टर 5 तक पढ़ चुके थे। ठीक है ना। चैप्टर 6 के स्टार्ट करने जा रहे हैं। अच्छा चैप्टर है। ठीक है ना। इसमें चैप्टर में हम लोग आपातकाल के बाद की घटनाओं का अध्ययन कर रहे होंगे। और दूसरी चीज, आपातकाल में क्या क्या हुआ और क्या क्या गलतियां हुई। ठीक है ना। जिसको इतिहास में मतलब इतिहास को साक्षी मानते हुए दोबारा उस चीज को नहीं 2000 मतलब दोहराया जाना चाहिए, बट ऐसा हो रहा है अभी। ठीक है ना। प्रेजेंट टाइम में इतिहास में जो चीजें हुई थी, जिसका नाम था आपातकाल, वही छोड़ के बाकी सारी चीजें हो रही। भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पे है। बेरोजगारी चरम सीमा पे है। भूखमरी चरम सीमा पे है। समझ में आ रहा नहीं है? गरीबी बढ़ती चली जा रही है। गरीब और अमीर की खाई इतनी ज्यादा बढ़ती चली जा रही है कि वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। अमीर और अमीर होता चला जा रहा है, गरीब और गरीब होता चला जा रहा है। गवर्नमेंट का जैसे इसमें कोई रोल ही नहीं है। अब सारी चीजें गवर्नमेंट में हम थोप भी नहीं सकते, कुछ हमारी भी नैतिक जिम्मेदारियां हैं। इसलिए गवर्नमेंट को पहले ही अवेयरनेस फैलाना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब तुम कक्षा 12 पास किए, उसके 4 साल बाद तुमसे बोला जाए कि तुम अपने घर के बाहर का नाला साफ करो। शायद ही करो बोलूं। लेकिन अगर क्लास थर्ड और फोर्थ से ही आपको ये समझाने लग दिया जाए कि अपने घर के बाहर साफ सफाई रखनी है, घर के बाहर साफ सफाई रखनी है, तो 12th पास होते होते एक चीज दिमाग में सेट हो गई, घर के बाहर भाई साफ सफाई रखनी है। तो ये चीजें शुरुआत से ही डालनी चाहिए दिमाग को। पहली चीज। दूसरी चीज, रूल ब्रेक करना ना है, एक शौकिया हो गया है। तो अगर कोई रूल ब्रेक कर रहा है तो शौकिया ब्रेक कर रहा है रूल को। जैसे आप स्कूल में बेंच तोड़ दिए, किसी के साथ बदतमीजी कर दी है, वहां बहुत स्ट्रिक्टनेस नहीं है। हल्का फुल्का टीचर डांट दिया, पनिशमेंट दे दिया, छोड़, मतलब रूल ब्रेक करना आप वहीं से सीख रहे हैं, स्कूल से ही सीख रहे हैं। और आने वाले टाइम में गवर्नमेंट को इसका अच्छा खासा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। बिना हेलमेट के रॉन्ग साइड लेके गाड़ी घुस गए। ठीक है ना। विदाउट 18+ में बाइक लेके चल रहा है। बहुत सारे लोगों को पता, सबको पता है भैया यहाँ पे कि 18 18 से कम वाले सारे बाइक लेके चलते हैं, स्कूटी लेके चलते हैं। हाँ, सबको पता है। हमारे इंस्टीट्यूट के बहुत सारे बच्चे हैं जो 18+ नहीं, फिर भी स्कूटी और बाइक लेके चलते हैं। अब दिक्कत इस बात की है कि उनको चलानी आती है, ठीक है। ठीक है ना। डरे रहते हैं वो, कहीं ऐसा ना पुलिस वाला पकड़ ले। समझ में आया ना? खैर, आइए समझने का प्रयास करते हैं। हाँ, इस अध्याय में हम पढ़ेंगे भैया, हम देख चुके हैं कि 1971 के बाद कांग्रेस को नवजीवन मिला। लेकिन इस पार्टी में अब पहले से पहले वाली बात नहीं रही। कांग्रेस पार्टी अब बदल चुकी थी। 1973-75 के बीच घटी घटनाओं में यह अंतर और भी ज्यादा स्पष्ट हो गया था। इन घटनाओं से भारत की लोकतांत्रिक राजनीति और संविधान निर्देशित आ, संस्थानिक संतुलन को नई चुनौतियों ने घेरा। 1973 से 75 के बीच आए बदलाव की परिणति देश में आपातकाल लागू करने के रूप में हुई। बहुत सारे लोग प्रभावित हुए थे और बहुत बेहतरीन तरीके से प्रभावित हुए थे। ठीक है ना। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे होंगे। 1975 के जून महीने में देश में आपातकाल की घोषणा कर दी गई। आमतौर पर यह आपातकाल हमारे मन में युद्ध और आक्रमण अथवा प्राकृतिक आपदा की तस्वीर पहुंचती है, लेकिन अपने देश में आपातकाल की घोषणा अंदरूनी गड़बड़ियों की आशंका के मद्देनजर की गई थी। मतलब कोई युद्ध की आशंका हो, इस बात पे भी कोई मतलब नहीं था। नहीं, युद्ध की आशंका है। कोई आक्रमण भी नहीं था बाहरी, और कोई प्राकृतिक आपदा भी नहीं थी कोरोना टाइप की। समझ में आ रहा है ना? फिर भी अंदरूनी गड़बड़ियों को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने कहा कि आपातकाल की घोषणा कर दी जाए। आपातकाल की घोषणा जिस नाटकीय रूप में हुई थी, उसी अंदाज में इसका खात्मा भी हुआ। आपातकाल की घोषणा के कारण 1977 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार हुई। इस अध्याय में हम अपना ध्यान भारतीय लोकतंत्र के इतिहास से इसी निर्णायक दौर पर केंद्रित करेंगे। साथ ही हम कुछ ऐसे सवाल पूछेंगे जो सालों गुजरने के बाद भी विवादास्पद बने हुए हैं। आपातकाल काहे लागू किया गया? क्या ऐसा करना जरूरी था? आपातकाल लागू करने का व्यवहारिक अर्थ क्या था? दलगत राजनीति के लिहाज से आपातकाल के क्या परिणाम हुए?
आपातकाल से भारतीय लोकतंत्र ने क्या सबक सीखा? 27 जून 1975 को नई दुनिया अखबार का संपादकीय भी बाकी दिनों की ही तरह बद, बदस्तूर मौजूद था। बस अंतर यह था कि संपादकीय की जगह खाली छोड़ दी गई थी। संपादकीय को आपातकालीन अधिकारों के अंतर्गत सेंसर कर दिया गया था। कई अन्य अखबारों में भी जगह जगह रिक्त स्थान छोड़ दिए गए थे। आ, कई दफे ऐसे आपातकाल के प्रतिविरोध जताने के लिए किया जाता था। बाद में खाली जगह छोड़ने पर भी पाबंदी लगा दी गई। मतलब अखबारों को निर्देश दे दिया गया था कि भैया आप जो भी छापेंगे ना उनसे पूछ के छापे। अब अपने मन से कुछ भी चीजें नहीं छाप सकते। ठीक है ना? वो कहावत है ना कि पहले जो अखबार छपकर बिका करते थे, सुना है वो अखबार अब बिककर छपा करते हैं। ठीक है ना? पहले जो अखबार होते थे वो छपते थे उसके बाद बिकते थे। आज जो अखबार छपते हैं वो पहले बिक जाते हैं फिर छपते हैं। समझ में आ रहा है ना? आइए, लोकतंत्र व्यवस्था का संकट। हालांकि लोकतंत्र ठीक है, बढ़िया, ठीक है ना, बहुत अच्छे लोकतंत्र में रहते हैं हम लोग, जहां हमको बोलने की आजादी नहीं है। ठीक है ना? अपनी बात कहने की आजादी नहीं है। अगर हम अपनी बात कह देते हैं तो हम एंटी नेशनल हो जाते हैं। ठीक है ना? हम देशद्रोही हो जाते हैं। भाई समझने का प्रयास करते हैं। आपातकाल की पृष्ठभूमि वही है। 1967 के बाद भारतीय राजनीति में जो बदलाव आ रहे थे उनके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इंदिरा गांधी एक गद्दावर नेता के रूप में उभरी थी और उनकी लोकप्रियता बहुत चरम पर थी। इस दौर में दलगत प्रतिस्पर्धा कहीं ज्यादा तीखी और ध्रुवीकृत हो चली थी। इस अवधि में न्यायपालिका और सरकार के आपसी रिश्तों में भी तनाव आए थे। सरकार जो करने जाती थी न्यायपालिका उसको रोकती थी। न्यायपालिका कहती थी कि ठीक नहीं है। ठीक है ना? इसी बीच न्यायपालिका और गवर्नमेंट के बीच अच्छा खासा तनाव भी हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार की कई बदलकहमियों को संविधान के विरुद्ध माना। कांग्रेस पार्टी का मानना था कि अदालत का यह रवैया लोकतंत्र के सिद्धांतों और संसद की सर्वोच्चता के विरुद्ध है। कांग्रेस ने यह आरोप भी लगाया कि अदालत एक यथास्थितिवादी संस्था है और यह संस्था गरीबों को लाभ पहुंचाने वाले कल्याण कार्यक्रमों को लागू करने की राह में रोड़े अटका रही है। मतलब गवर्नमेंट ने सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट पे ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो गरीबों का भला हो, हम ऐसा कोई भी निर्णय लेने नहीं दे रही है। मतलब तुम विरोध देखो किस कदर था। आर्टिकल 15 बोलता है कार्यपालिका अलग होगा और न्यायपालिका अलग होगी। 50-50 दोनों, 50-50 मतलब इतना याद करने का तरीका है ये 50-50। ठीक है ना? का इतना दबदबा हो रहा था कि सुप्रीम कोर्ट चुनौती देते थे, तुम जो कर रहे हो ठीक नहीं है, लपेटे जाओगे, ध्यान रखो। कांग्रेस के विपक्ष में जो दल थे उन्हें लग रहा था कि सरकारी प्राधिकारी को निजी प्राधिकारी मानकर इस्तेमाल किया जा रहा है और राजनीति हद से ज्यादा व्यक्तिगत होती जा रही है। जो कांग्रेस के विपक्ष में थे उनको लग रहा था कि जो सरकारी संपत्ति है उसको ऐसे यूज किया जा रहा है जैसे वो खुद की संपत्ति हो। डीएम साहब अपनी गाड़ी लेकर अपने साले की शादी में चले गए, ये व्यक्तिगत हो गया। ठीक है ना? एसपी साहब 12 गाड़ी लेकर के शादी में चले गए रौला काटने के लिए, ये व्यक्तिगत हो गया। ये सरकारी काम के लिए यूज नहीं हो रहा और सरकारी चीजों को निजी तरीके से आप यूज नहीं कर सकते क्योंकि सरकारी जो चीजें होती हैं वो आ, लोगों के पैसे से आती है। हम लोग टैक्स देते हैं तो उससे वो चीजें डेवलप होती है, उसके बाद सरकारी संस्थानों में प्रोवाइड की जाती है। ठीक है ना? अब उसको आप निजी तरीके से यूज करेंगे फिर तो जीवन में दुख है। वो बुक करके लेके जाओ, सरकारी गाड़ी नहीं जाती। अब ये क्या मतलब, वो प्रिंसिपल सर हमारे स्कूल के प्रिंसिपल घर शादी है तो बारात रुक गई तुम्हारे स्कूल में, इसे थोड़ी होता है। भंडारा कराना वो प्रिंसिपल सर तुम्हारे स्कूल में करा रहे हैं।
वो निजी संपत्ति थोड़ी है उनकी। आज दिन रुआ अफ़ज़ा बढ़ रहा है, स्कूल लगवा दिए। हाँ, प्राइवेट स्कूल अपनी निजी संस्था, उसको उसमें गवर्नमेंट का कोई रोल ही नहीं है। तो आपने मूल अधिकार में पढ़ा होगा कि सरकार मतलब अगर कोई सरकारी संस्था चल रही है तो उसमें मतलब एक तो सरकारी वो नहीं दिया जाएगा, क्या बोलते हैं, शिक्षा वगैरह, सॉरी, धार्मिक शिक्षा वगैरह नहीं दी जाएगी। लेकिन निजी संस्थान पर भी आप बहुत ज्यादा रोक लगाएंगे, नहीं लगा सकते। वो उनका निजी संपत्ति है, उसमें कुछ भी करें वो, बारात रोके, ऑर्केस्ट्रा करवाए, जो मन करे तो हम करें। ठीक है ना, वो उनकी दिक्कत है। कांग्रेस के टूट से इंदिरा गांधी और उनके विरोधियों के बीच मतभेद गहरे हो गए। कांग्रेस की टूट हुई, कांग्रेस को और कांग्रेस और दोनों में टूटा, तो उसके बाद उनके विरोधियों के बीच ठीक ठाक लेवल पे मतभेद हो गए। आर्थिक सम्मत संदर्भ, 1971 के चुनाव में कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। बहरहाल 1971 से 72 के बीच सालों में देश में सामाजिक आर्थिक दशा में कुछ खास सुधार नहीं हुआ। बांग्लादेश के संकट से भारत की अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ पड़ा था। लगभग 30 लाख लोग पूर्वी पाकिस्तान की सीमा पार करके भारत में आ गए थे। सॉरी, 80 लाख, सॉरी सॉरी सॉरी, 80 लाख लोग। समझ में आ रहा है ना? अगर इमेजिन करो कि 80 लाख लोग वहां छोड़ के आए थे भारत में। अब भारत में आए हो तो खाना तो यहीं का खाओगे। अगर मान लो 80 लाख को हम लोगों ने 50 से डिवाइड कर दिया, भैया एटलीस्ट 50 रुपये खाना खाओगे ताकि जिंदा रह सको। जिंदा मतलब छोले भटूरे क्वालिटी इतनी गिरा दो, 50 रुपये में तुमको एक प्लेट सवेरे मिल जाए, एक प्लेट संजो को मिल जाए। समझ में? उस टाइम पे 1971-72 के टाइम पे, ठीक है ना, अगर हम 50 रुपये मान के चलते हैं। हाँ, बहुत ज्यादा था। बहुत ज्यादा मतलब करोड़ संपत्ति नहीं थी। लेकिन हाँ, अगर 50 रुपए किसी व्यक्ति के पास है तो वो अपना भरण पोषण आराम से कर सकता है। तो 8 पंजे 46, समझ में आया ना? डबल जीरो, उसके बाद लाख, 4,000 लाख रुपया पर डे के हिसाब से गवर्नमेंट के ऊपर खर्चा पड़ रहा था। पर डे के हिसाब से इतना खाना गवर्नमेंट प्रोवाइड करवा रहे थे कि तुम जिंदा रहो एटलीस्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं यार? अगर हम इस आंकड़े को मान लो 25 कर देते उस टाइम, मतलब महंगाई वगैरह को देखते हुए, ठीक है ना, 25 कर देते, तब भी मेरे भाई कम से कम 2,000 लाख पर डे का खर्चा आ रहा था गवर्नमेंट के लिए। इनको जिंदा रखो जो नहीं छोड़ के आए हैं। और ये लगभग डाटा है, लगभग डाटा हमेशा ज्यादा ही होता है गवर्नमेंट का, कम नहीं होता। हमने कहा लगभग 15 लोग मरे तो 25 मरे हैं, 12-13 नहीं मरे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? आइए, इसके बाद पाकिस्तान से युद्ध भी करना पड़ा। युद्ध के बाद अमेरिका ने भारत को हर तरह की सहायता देना बंद कर दिया। यहाँ से गवर्नमेंट को, आज की डेट में गवर्नमेंट को यहाँ से अवेयर होना चाहिए था। उस टाइम पे जब पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ा गया था तो अमेरिका ने पाबंदी लगा दी थी, अमेरिका ने हमको सहायता देना बंद कर दिया था। समझ में आ रहा है ना? चलो, उस टाइम अमेरिका ने देना बंद किया था। आज तो हम काफी हद तक अपने ऊपर ठीक ठाक लेवल पे डिपेंडेंट है, किसी की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। गवर्नमेंट को इस बात से अवेयर होना चाहिए था कि आने वाले टाइम में अगर कभी ऐसा संकट पड़ा, कुछ तो एटलीस्ट डिसीजन लेने के लायक रहे हम लोग। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उस पे भी नहीं रहे। इस अवधि में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में कई गुना बढ़ोतरी हुई। तेल की, जैसा आज अभी तेल की कीमत में इजाफा हो रहा है, बहुत बेहतरीन वाला, ठीक है ना। इससे विभिन्न चीजों की कीमत में भी तेजी से बढ़ी। 1973 में चीजों की कीमत में 23%, मतलब 23%। अगर कोई सामान आज 1 रुपया का है तो वो कल 23 रुपया का मिलेगा। इतनी तगड़ी महंगाई आई। मतलब अगर आज आप कोई सामान 100 रुपये में खरीद रहे हो, आपको महंगाई बढ़ने के बाद वही सामान 2300 में खरीदना पड़ेगा।
तो इमेजिन करो, तुम चले गए दुकान पे, 1 लीटर दूध दी और एक पैकेट फाइन ले ली। 1 लीटर फुल क्रीम ली और 1 लीटर फाइन ले लिया, कितने का आया? 100 रुपये का। समझ में आ रहा है ना? और 23% इजाफा मतलब कितना हो गया वो, देख लो। 123 हो गया। छोटा सा हम जौन बोल रहे हो, देख रहे हो ऑनलाइन बोल, जौन बोल रहे हो ताल पे ताल मिलाया जा रहा है। समझ में आया ना? मतलब कोई सामान 100 रुपये का है तो वो 23 रुपये का हो गया। सॉरी, 123 रुपये का हो गया। आज नींद में मस्त। समझ में आया? मतलब ठीक ठाक लेवल पे इजाफा हुआ था। 23, अचानक से 23 रुपये किसी सामान का बढ़ जाना। तुम सोचो 100 रुपये का तेल ले रहे हो, अचानक से अगले दिन पता 123 रुपये का तेल मिलेगा, लो। 1 रुपये 2 रुपये बढ़ता है तो हालत खराब होती है कि तो स्कूटरिंग का रेट 2 रुपये बढ़ गए। आइए, 1974 में 30% का इजाफा हो गया। महंगाई रुक नहीं रही है। यहाँ कैसे गरीबी हटेगी? नारा दिया था ना, गरीबी हटाओ। कैसे हटे गरीबी? पैसे बांटो। इस तीव्र मूल्य वृद्धि से लोगों को भारी कठिनाई हुई। औद्योगिक विकास की दर बहुत कम थी, बेरोजगारी बहुत बढ़ गई थी, ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ी थी। खर्चे को कम करने के लिए सरकार ने अपने कर्मचारियों के वेतन को रोक दिया। लो, कर्मचारी ये धर आ गया। जितने भी कर्मचारी थे गवर्नमेंट ने सबसे, अभी कैनरा बैंक ने एक बोर्ड मतलब अपने यहाँ ना वो लगवाया है, एक पोस्टर लगवाया है जहाँ उनके एम्प्लॉय काम करते हैं। उसने कहा 30 मिनट का लंच होगा। अगर आपने 30 मिनट के लंच में 31 मिनट का लंच कर लिया, मतलब 12:30 तक लंच का टाइम होगा और 12:31 हो गए, तो आपको 7 बजे की जगह शाम को 8 बजे तक काम करना पड़ेगा। हाँ। दूसरी चीज, उसने नोटिस जारी की है, मतलब ऑनलाइन मीटिंग हो रही थी, उन्होंने कहा कि हम आपको नौकरी दिए हैं, इसलिए नहीं दिए हैं कि आप अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करें। हम आपको नौकरी दिए ताकि आप हमारे यहाँ काम करें, तो वीकेंड वीकेंड में कोई छुट्टी नहीं होगी। ये प्राइवेट कंपनियां बोल रही हैं। मनमानी चल रही है अच्छे वाले लेवल। ठीक है ना? क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है मेरे भाई। जौन कमवा 15,000 में करने कोई बंदा तैयार है, वही कमवा 5,000 रुपये में करने को सामने वाला तैयार है। समझ में आ रहा है ना? एक टाइम था कि स्कूल में जो टीचर्स लगते थे कि एक कैटेगरी होती थी, सैलरी का एक दायरा होता था, इस सैलरी में आपको रखा जाएगा। आज 2-2, 3-3 हजार में टीचर रखे जा रहे हैं। हाँ भैया, 3-3 हजार में टीचर रखे जा रहे हैं, जाके देख लो प्री प्राइमरी वालों को। फर्स्ट सेकंड, हाँ हाँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड वालों के टीचर को जाके देख लो, 2,000 3,000 4,000 ज्यादा सैलरी नहीं दे रहे हैं। और पता है कौन है ये? हम ऑनलाइन बोल रहे हैं हम इस चीज को। ठीक है? और ये पता है कौन है टीचर? जो क्लास 12 अभी पास आउट हुए, 18 साल के पूरे नहीं हुए हैं। ठीक है ना? उनसे काम कराया जा रहा है। खैर, हमारे यहाँ हमारे प्रधानमंत्री का शोषण हो रहा है। हाँ। अरे यार, 18 घंटा काम करना पड़ रहा है उस व्यक्ति को यार। और गवर्नमेंट के हिसाब से 8 घंटा ज्यादा काम करना उस व्यक्ति का शोषण है। हमारे देश में प्रधानमंत्री का शोषण हो रहा है। समझ में आ रहा है ना? और अगर उनके काम को बांट दिया जाए, इतने में 2 लोग काम पा सकते हैं 8-8 घंटे का। और किसी और की आंखों में 2 घंटे का एकदम सितारा नजर आ सकता है, चलो 2 घंटा हम काम कर लेंगे। बताओ, यहाँ लोग हाय हाय किए कि हमको खाना नहीं मिल रहा, हमको पानी नहीं मिल रहा, प्रधानमंत्री बेचारा 18-18 घंटे काम कर रहा है। देश के सर्वोच्च पद पे बैठे व्यक्ति शोषण हो रहा है। और मैं ना, एक बार हम मतलब ऐसे रेंडमली बैठे हुए थे तो उसमें अवध ओझा सर का पॉडकास्ट देख रहे थे। तो उन्होंने कहा कि एक बार उनके पिताजी ने उनसे पूछा कि तुम अपने क्लास में देखिए वो सबको क्या कौन बनना चाहता है? तो उन्होंने कहा कि हाँ, डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई आर्मी में जाना चाहता है, मतलब सब अलग अलग क्षेत्र में जाना चाहते हैं। पता है उनके फादर ने क्या बोला? देख रहे हो,
प्रधानमंत्री का पद आज भी खाली है। हमारी क्लास में कोई उसका कंपटीटर नहीं है। मतलब अगर तुम्हारे पूरे विद्यालय जितने लोग यहाँ बैठे हो, आपके पूरे विद्यालय में उठा के बोला जाए तो कोई भी ये नहीं बोलेगा मैं मुख्यमंत्री बनना चाहूंगा, मैं प्रधानमंत्री बनना चाहूंगा। मतलब अभी जिस फील्ड में हो, उस फील्ड में ही कंपटीशन नहीं है प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनने की। कुछ अलग से सोच लो, शायद वहां पहुंच जाओ। समझ में आ रहा है ना? खैर, इससे सरकारी कर्मचारी में बहुत असंतोष पनपा। 1972 73 के वर्ष में मानसून भी ठीक ठाक लेवल पर अपना काम दिखाया। इससे किसी की पैदावार पर भारी गिरावट आई। खाद्यान्न का उत्पादन 8% कम हो गया। पहले जहाँ 100 किलो गेहूं होता था वहां 92 किलो कर लो। महंगाई अलग बढ़ रही। भगवान साथ है, ले 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 बैला ले ले, यह बार बारिश नहीं करेंगे, ले लपेटो तुम। समझ में आ रहा है ना? आर्थिक स्थिति की बदहाली को लेकर पूरे देश में असंतोष का माहौल था। इस स्थिति में गैर कांग्रेसी पार्टियों के ने बड़े कारगर तरीके से जन विरोध की अगुवाई की। 1960 के दशक से ही छात्रों के विरोध ऊंचे स्वर बोल रहे थे। ये स्वर इस अवधि में और ज्यादा प्रबल हो उठे। संसदीय राजनीति में विश्वास न रखने वाले कुछ मार्क्सवादी समूहों की सक्रियता भी इस अवधि में बढ़ी। इन समूहों ने मौजूदा राजनीतिक प्रणाली और पूंजीवाद को ही खत्म करने के लिए हथियार उठाया और राज्य विरोधी तकनीकों का सहारा लिया। ये समूह मार्क्सवादी, लेनिनवादी, अब माओवादी अथवा नक्सलवादी के नाम से जाने जाते हैं। तो नक्सलवादी वर्ड एमपी में ज्यादा देखने को मिली। ठीक है ना? ऐसे समूह पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा सक्रिय थे। पश्चिम बंगाल की सरकार ने इन्हें दबाने के लिए कठोर कदम उठाए। नक्सलवादी का मतलब होता है मेरे भाई थोड़ा सा आतंकवादी टाइप का। ठीक है ना? नक्सली एरिया आपने सुना होगा। आए दिन इनकी आप उनसे बीएसएफ वालों से झड़प होती रहती है। ठीक है ना? गुजरात और बिहार के आंदोलन। गुजरात और बिहार दोनों ही राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी। यहाँ के छात्र आंदोलन ने इन दोनों प्रदेशों की राजनीति पर गहरा असर तो डाला ही, राष्ट्रीय स्तर की राजनीति पर भी इसके दूरगामी प्रभाव हुए। 1974 के जनवरी माह में गुजरात के छात्रों ने खाद्य तेल तथा अन्य वस्तुओं की बढ़ती हुई कीमत तथा उच्च पदों पर जारी भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। छात्र आंदोलन में बड़ी राजनीतिक पार्टियां भी शरीक हो गई और इस आंदोलन ने विकराल रूप धारण कर लिया। इस टाइम सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी। धीरे धीरे आप पुरानी चीजों को रिलेट कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा। बस ये है कि उस टाइम यहाँ पार्टियां शामिल हो रही थी, यहाँ कोई पार्टी शामिल नहीं हो रही है। यहाँ टीचर्स वगैरह आ रहे हैं। अभी अभिनव शर्मा सर आए थे। समझ में आ रहा है ना? सीजेपी प्रोटेस्ट में। और वो क्या नाम उनका, डियर सर करके एक टीचर, अगर आप जानते हो। हाँ, नाम याद नहीं आ रहा उनका। साउथ की कौन सी? विजय थलापति तो मुख्यमंत्री हो गया। खैर, ऐसे में गुजरात में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। विपक्षी दल ने राज्य की विधानसभा के लिए दोबारा चुनाव कराने की मांग की। कांग्रेस ओ के प्रमुख नेता मोरारजी देसाई ने कहा कि अगर राज्य में नए सिरे से चुनाव नहीं करवाए गए तो मैं अनिश्चित काल के लिए भूख हड़ताल पर बैठ जाऊंगा। मोरारजी अपने कांग्रेस के दिनों में इंदिरा गांधी के मुख्य विरोधी रहे थे। विपक्षी दलों द्वारा समर्थित छात्र आंदोलन के गहरे दबाव में 1975 के जून में विधानसभा का चुनाव हुआ और कांग्रेस इस चुनाव में हार गई। धीरे धीरे दबदबा कम हो रहा है। खैर, जो परिस्थितियां कांग्रेस के सामने थी, कोई भी गवर्नमेंट होती उसके सामने भी मेरे भाई सेम परिस्थिति।
समझ आ रहा है ना? आज जो परिस्थिति मोदी जी के सामने है वही परिस्थितियां कोई और भी हो तो उसके भी सामने हो। भ्रष्टाचार बहुत बढ़ चुका है, बहुत ज्यादा। सिपाही दरोगा हेन तेन ये तो नॉर्मल है बाबू। भ्रष्टाचार चल रहा है टॉप वाले लेवल। 67-68 करोड़ की तो बिरयानी खा ले रहे हैं। हाँ भाई, ये 67 करोड़ रुपए की बिरयानी खा ले रहे हैं। 1 रुपये की बिरयानी बाहर नहीं आई है। आपको पता है पूरे भारत में ना एक भी फुटबॉल का स्टेडियम नहीं है। एक भी फुटबॉल का स्टेडियम नहीं है। जीरो फुटबॉल स्टेडियम है। पूरे भारत की बात कर रहा हूँ। जाके डाटा देख लीजिएगा आप। समझ में आ रहा है ना? हाँ, नहीं है फुटबॉल का। जहाँ पर्टिकुलर फुटबॉल को ही ट्रेनिंग दी जा रही हो। हाँ। नहीं, एक भी स्टेडियम ऐसा नहीं है मेरे पे। समझ में आ रहा है ना? भ्रष्टाचार इस चरम सीमा पे है। अभी रवि किशन जी जहाँ के सांसद है ना, उनके बहुत सारे उन्होंने मतलब प्रस्ताव दिया था और बहुत सारा पैसा सेंक्शन हो चुका है। काम ही नहीं हुआ। पैसा सेंक्शन हो गया, खाते में आ गया, खत्म भी हो गया। यार की एक घटना, एक व्यक्ति चला गया थाने में रिपोर्ट लिखवाने के लिए कि हमारे यहाँ कुआं चोरी हो। हाँ हाँ, 10 कुआं चोरी हो गया उसके यहाँ, कुआं चोरी हो गया उसके यहाँ। हाँ भाई, ये कुआं चोरी हो गया। कुआं चोरी हो गया। वही तो हम भी कंफ्यूजन में है कि कुआं कैसे चोरी हो सकता है। तब उसने बताया कि मैंने आरटीआई लगाई थी और आरटीआई में बताया गया कि 10 कुएं का पैसा तुम्हारे गांव में सैंक्शन हुआ है और कुआं खुदा भी गया है, पैसा इन्वेस्ट भी हो गया है, लेकिन कुआं कहाँ खुदा? वो तो चोरी हो गया है। तो हम चाहते हैं आप प्रशासन से कि वो कुआं हमको ढूंढ के दिया जाए जो प्रशासन द्वारा कभी खोदा गया। समझ में आ रहा है ना? भ्रष्टाचार इस कदर है। इंडिया गेट से ज्यादा खतरनाक है एम्स का गेट, बिहार में। हमको लग रहा है आने वाले टाइम में कहीं उसको राष्ट्रीय धरोहर में शामिल कर दें ये लोग, कि अंग्रेज अंग्रेज आए तो ले जाएंगे, ये देख रहे हो एम्स का गेट है ये, सिर्फ गेट है। नहीं, हर जगह एम्स है। अरे, पटना एम्स है, दिल्ली एम्स है। एम्स एक जगह थोड़े हो गला। एम्स हॉस्पिटल नहीं है, इस बात को आप जान लीजिए। एम्स एक ट्रेनिंग सेंटर है। हाँ, समझ में आ रहा है ना? वो एक ट्रेनिंग सेंटर है। खैर, बेरोजगार, भ्रष्टाचार बहुत चरम सीमा पर जा चुका है मेरे भाई, ठीक है ना? अच्छा खासा पैसा दबा के लोग बैठे हैं। हम लोग को नहीं मिला इसलिए हम लोग उसको विरोधी हैं। मिला होता हम लोग उसके सपोर्ट में होते। भ्रष्टाचार। तो मैं बोलते कुछ नहीं। समझ में आ रहा है ना? लेकिन हम लोग अगर भ्रष्टाचार में शामिल होते हैं हम तो प्रॉपर उसका सपोर्ट करते हैं। हमको मिल भी जाएगी ये पैसा, खा खा के सब बैठ गया छोटा सा अकेले, हमको दे दो 1 आध लाख रुपया, हम तुम्हारा सपोर्ट करेंगे। हम बोलेंगे भ्रष्टाचार नहीं है भारत में, बिल्कुल नहीं है। आ जाए हम बता दें 3 स्टेडियम, फुटबॉल स्टेडियम है, कोई भी हो। फुटबॉल स्टेडियम कोई मानक वानक होता होगा ठीक है, वरना हम हमारा राजपार्क में कम है। कोई भी स्टेडियम बना दो, फुटबॉल स्टेडियम, छोटे फुटबॉल लिया फेंक दो। जलवी चौक वाला बता दे फुटबॉल स्टेडियम। भ्रष्टाचार नहीं, भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा। हमको शामिल करो, हम तुम्हारे पक्ष में बोले। भ्रष्टाचार नहीं। आइए। आजकल नेता बोलने से डरता है। अभी उससे कुछ पूछो ना, वो बोलने से डरेगा। फिर बोल तो कैमरा, अब जब तक कैमरा नहीं खुला रहा तब तक कुछ जैसे कैमरा खुल जाएगा मुंह में दही जम जाएगा एकदम।
आइए, 1974 के मार्च माह में बढ़ती हुई कीमतों, खाद्यान्न के अभाव, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ बिहार में छात्रों ने आंदोलन छेड़ दिया। आंदोलन के क्रम में उन्हें जयप्रकाश नारायण जेपी को बुलावा भेजा। जेपी तब सक्रिय राजनीति छोड़ चुके थे और सामाजिक कार्यों में लगे हुए थे। छात्रों ने अपने आंदोलन की अगुवाई के लिए जयप्रकाश नारायण को बुलावा भेजा था। जेपी ने छात्रों का निमंत्रण इस शर्त पर स्वीकार किया कि आंदोलन अहिंसक रहेगा, अपने को सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रखेगा। ये दो चीजें जेपी ने बोली थी, जयप्रकाश नारायण साहब ने दो चीजें बोली थी। पहली चीज, जो हम लोग लेके चल रहे हैं आंदोलन, ये अहिंसक रहेगा, इसमें कोई हिंसा नहीं होगी। दूसरी चीज, ये केवल बिहार तक ही सीमित नहीं रहेगा, ये पूरे देश से आवाज उठनी चाहिए, तब जाके मैं इसमें शामिल हूँ। इस प्रकार छात्र आंदोलन ने एक राजनीतिक चरित्र ग्रहण किया और उसके भीतर राष्ट्रव्यापी अपील आई। जीवन के हर क्षेत्र के लोग अब आंदोलन से जुड़ चुके। जयप्रकाश नारायण ने बिहार की कांग्रेस सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। उन्होंने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दायरे में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। क्वेश्चन पूछा जाएगा, संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? जयप्रकाश नारायण साहब ने, ताकि उन्हें उसी शब्दों में सच्चे लोकतंत्र की स्थापना की जा सके। बिहार की सरकार के खिलाफ लगातार घेराव, बंद और हड़ताल का एक सिलसिला चल पड़ा। बहरहाल सरकार ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। अभी आपको पता है, बिहार का एक व्यक्ति थे, भरत भूषण तिवारी, भरत तिवारी करके लोग उसको जानते हैं। पुलिस ने उनका एनकाउंटर कर दिया। खैर, उसको एनकाउंटर नहीं मेरे भाई, उसको हत्या बोलेंगे, है ना। तुमने कसाब को पकड़ा, कौन मारा है ना, उसने तुकाराम उमले साहब को मारा और वो मर गए, मारा है ना। कसाब को पकड़ा और तुमको पता था कि AK-47 उसके पास और वो 3 लोगों को मार चुका है, उसको बैठा के बिरयानी खिला रहे हो, मुकदमा चला रहे हैं। और एक ऐसा व्यक्ति बिहार का जो युवा था और वो लोगों को सपोर्ट करता था, मतलब तुम्हारी गवर्नमेंट जो भ्रष्टाचार हो रहा था उसके खिलाफ वो आवाज उठाता था, चीजों को ठीक करने का प्रयास करता था। ठीक है, 30 मीटर 40 मीटर की रेंज वाली पिस्टल के साथ उसने उसके पिस्टल फेंकने के बाद तुमने उसको 6 गोली मारी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये दिखाता है कि पुलिस असहाय हो चुकी है। वो पहले से ही निर्णय करके आए थे कि उनका एनकाउंटर करना है, हत्या करनी है। ठीक है ना। खैर, इस चीज थोड़ा सा मतलब गवर्नमेंट की चीजों पर ध्यान देना चाहिए, फालतू फालतू की चीजों पर। इनसे जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। 11 साल की बच्ची का रेप हो गया, वहां इनसे कुछ नहीं हो रहा। नीट का पेपर लीक हो गया, 10 बच्चे आत्महत्या कर लिए, इनसे वहां नहीं कुछ देखा जा रहा है। उससे ज्यादा बच्चे आत्महत्या कर लिए। आए दिन किसी न किसी कोचिंग संस्थान में आग लग रही है, किसी न किसी विद्यालय में आग लग रही है। आए दिन वहां बच्चे जल के मर रहे हैं, किसी होटल में आग लग रही है, वहां इनसे प्रशासन नहीं देखा जा रहा है। खैर, भी CM रेखा गुप्ता जी ने कहा है कि कोचिंग के सारे मानकों को पूरा करना आवश्यक है। ठीक है ना, जो नहीं करेगा वो जाएगा। फिर कोचिंग के सारे मानकों को पूरा करना, एटलीस्ट 2-3 एग्जिट पॉइंट होने चाहिए जो अपने पास है। ठीक है ना, अपने पास पीछे 2 एग्जिट पॉइंट है, सामने 2 एग्जिट पॉइंट है। ठीक है, अगर चाहो तो तोड़ के आप निकल सकते हो, लेकिन आपको उसके लिए सख्त होना पड़ेगा। समझ में आया ना? आइए, आंदोलन का प्रभाव राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ना शुरू हुआ। जयप्रकाश नारायण चाहते थे कि यह आंदोलन दूसरे देश के हिस्सों में भी फैले। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में चल रहे आंदोलन के साथ ही रेलवे के कर्मचारी ने भी राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया। इससे देश में रोजमर्रा के कामकाज ठप हो गए। रेलवे वाला भड़क गया, हो जाने का खतरा पैदा हो गया। 1975 में जेपी ने जनता के संसद मार्च का नेतृत्व किया। देश की राजधानी में अब तक इतनी बड़ी रैली नहीं हुई थी। जयप्रकाश नारायण को अब भारतीय जनसंघ, कांग्रेस ओ, भारतीय लोकदल, सोशलिस्ट पार्टी और गैर कांग्रेसी दलों का समर्थन मिला। ये सब का समर्थन पाने के बाद ये चुनाव जीत भी जाएंगे।
फिर चुनाव हार जाएंगे, फिर कांग्रेस सत्ता में आएगी, क्योंकि इनके पास आने वाला टाइम की स्ट्रेटजी ही यही है कि अगर सत्ता में आ गए तो उस उच्च पद पर कौन बैठेगा, होड़ मच जाती है। जो भी पार्टी चुनाव जीतती है ना, उसमें होड़ मच जाती है कि उसमें मुख्यमंत्री कौन बनेगा, प्रधानमंत्री कौन बनेगा, ये उसी के लिए मार होता रहता है। इन दलों ने जेपी को इंदिरा गांधी के विकल्प के रूप में पेश किया। बहरहाल जेपी के विचारों और उनके द्वारा अपनाई गई जनप्रतिरोध की रणनीति की आलोचनाएं भी मुखर है। गुजरात और बिहार दोनों ही राज्यों के आंदोलन को कांग्रेस विरोधी आंदोलन माना गया। कहा गया है कि ये आंदोलन राज्य सरकार के खिलाफ नहीं बल्कि इंदिरा गांधी के नेतृत्व के खिलाफ चलाए गए थे। मतलब ये आंदोलन राज्य की सरकार के खिलाफ नहीं था, यह आंदोलन इंदिरा गांधी जी के खिलाफ था। इंदिरा गांधी का मानना था कि यह आंदोलन उनके प्रति व्यक्तिगत विरोध से प्रेरित है। ठीक है, जयप्रकाश नारायण के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, अब देख लीजिएगा। आइए अब आते हैं न्यायपालिका से संघर्ष, यह चैलेंज मिल रहा था न्यायपालिका के साथ। इस दौर में सरकार और शासक दल के गहरे मतभेद पैदा हुए। क्या आपको संसद और न्यायपालिका के बीच चल रहे लंबे संघर्ष से अच्छा याद है? इसके बारे में आपने पिछले साल पढ़ा था। इस क्रम में तीन संवैधानिक मसले उठे थे। क्या संसद मौलिक अधिकारों में कटौती कर सकती है? पहला। दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय का जवाब था कि संसद ऐसा नहीं कर सकती। दूसरा, या कि क्या संसद संविधान में संशोधन करके संपत्ति के अधिकार में काट छाट कर सकती है? इस मसले पर भी सर्वोच्च न्यायालय का यही कहना था कि सरकार संविधान में इस तरह संशोधन नहीं कर सकती थी, अधिकारों की कटौती हो जाए। तीसरे, संसद ने यह कहते हुए संविधान में संशोधन किया कि वह नीति निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावकारी बनाने के लिए मौलिक अधिकारों की कमी कर सकती है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रावधान को भी निरस्त कर दिया। मतलब दोनों टॉप लेवल बैठे हैं, पार्लियामेंट भी टॉप लेवल बैठा हुआ है, जुडिशरी भी टॉप लेवल बैठा हुआ है। पार्लियामेंट जो डिसीजन ले रहा है, जुडिशरी बोला ना, नहीं होगा। इससे सरकार और न्यायपालिका के बीच संबंधों में तनाव आया। आपको याद होगा कि इस संकट की परिणति केशवानंद भारती के मशहूर मुकदमे के रूप में सामने आई। इसी केस में कहा गया था कि संविधान में परिवर्तन होने के दौरान या संशोधन होने के दौरान इस बात का ध्यान रखा जाए कि उसका मूल ढांचा प्रभावित नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है ना? इसी के अकॉर्डिंग भारत का भी हिंदू राष्ट्र, भारत का भी इस्लाम राष्ट्र, भारत का भी पारसी राष्ट्र नहीं बन सकता। समझ में आ रहा है? किसी एक कम्युनिटी का भारत कभी नहीं हो सकता। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि संविधान का एक बुनियादी ढांचा है और संसद इन ढांचागत विशेषताओं में कोई संशोधन नहीं कर सकती। दो और बातों का न्यायपालिका और कार्यपालिका के संबंधों में तनाव। 1973 के केशवानंद भारती मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा फैसला सुनाने के तुरंत बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद खाली हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को भारत का मुख्य न्यायाधीश बनाने की परिपाटी चली आ रही थी, लेकिन 1973 में सरकार ने 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों की अनदेखी करके न्यायमूर्ति A.N. रे को मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर दिया। यह निर्णय राजनीतिक रूप से विवादास्पद बन गया, क्योंकि सरकार ने जिन 3 न्यायाधीशों की वरिष्ठता को अनदेखी इस मामले में की थी, उन्होंने सरकार के इस कदम के विरुद्ध फैसला दिया। ऐसे में संविधान की व्याख्या और राजनीतिक विचारधारा का बड़ी तेजी से घालमेल हुआ। जो लोग प्रधानमंत्री के नजदीकी थे, वे एक ऐसी प्रतिबद्ध न्यायपालिका तथा नौकरशाही की जरूरत के बारे में बातें करने लगे थे, जो विधायिका और न्यायपालिका की सोच के अनुकूल आचरण करे।
इस संघर्ष का चरम बिंदु तब आया जब एक उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी के निर्वाचन को ही अवैध घोषित कर दिया। इसलिए अवैध घोषित किया क्योंकि उसमें लोगों का कहना था कि इन्होंने सरकारी संपत्ति को निजी संपत्ति जैसा यूज किया है। समझ में आया ना? आइए थोड़ा सा ये 1974 रेलवे हड़ताल के बारे में पढ़ते हैं। यदि रेलगाड़ियां चलना बंद हो जाए तो क्या होगा? एक दिन, 2 दिन, बल्कि हफ्ते भर से ज्यादा समय तक ना चले तो निश्चित ही बहुत सारे लोगों का आना जाना दूभर हो जाएगा। लेकिन यह बात यहीं तक सीमित नहीं रहेगी। देश की अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी, क्योंकि रेलगाड़ियों के माध्यम से ही देश में एक जगह से दूसरी जगह तक सामानों की ज्यादातर ढुलाई होती है। क्या आप जानते हैं कि 1974 में ही ऐसा ठीक वाकया पेश आया था? रेलवे कर्मचारियों के संघर्ष से संबंधित राष्ट्रीय समन्वय समिति के जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में रेलवे कर्मचारी की एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया था। बोनस और सेवा से जुड़ी शर्तों के संबंध में अपनी मांगों को लेकर के सरकार पर दबाव बनाने के लिए हड़ताल का आह्वान किया। सरकार इन मांगों के खिलाफ थी। आज सीजेपी भी वही कर रही है। बाकी बच्चे जो मतलब लगातार धरना दे रहे हैं, गवर्नमेंट उनकी बातों को अनदेखा कर रही है। फर्जी है ये करने दो। लग रहा है 10 दिन 15 दिन बाद दब जाएगा। किसान आंदोलन में भी इन्होंने यही सोचा था, दब जाएगा, लेकिन किसान बिल वापस लेना पड़ा इनको। ठीक है ना? और अगर किसान बिल गलत नहीं था तो वापस काहे लिए थे? रहन दिए होते, जनता को समझाते। एक तो तुम उठपटांग चलो, सोचो कितना मतलब धूर्तता वाला काम है ये। ठीक है ना? कितनी बड़ी बदनामी है उन ब्यूरोक्रेट्स की जो संसद में बैठे, जो मतलब आ, जा रहे हैं धीरे धीरे वहां नियम बनाने के लिए। ऐसा नियम बना रहे हैं जिसका जनता विरोध कर रही है, और उस कानून को इनको वापस लेना पड़ जा रहा है। कोई माँ बाप अपने बच्चे के लिए ऐसा डिसीजन ले लें जिसका उनका बच्चा विरोध करे, और उस निर्णय को ही उनको निरस्त करना पड़ जाए। सोचो कितना दुख की बात है ये माँ बाप के लिए। तुमने ऐसा निर्णय लिया ही क्योंकि वो इस कदर विरोध में आ गया। अरे हमने तुमको पार्लियामेंट में चुन के बैठाया है, तो कुछ तो सही निर्णय लो, ताकि हमको वो पसंद है। पहली चीज। दूसरी चीज, तुम्हारे यहाँ का नेता भ्रष्ट है, उसको समझाने नहीं आ रहा है। उससे अच्छा एक नॉर्मल टीचर समझा के चला गया है। अभी गांव में एक योजना चली है, सब्सिडी योजना। सब्सिडी मतलब इन द सेंस कि सोलर पैनल लगवाइए और 1 लाख तक की सब्सिडी पाइए। ठीक है ना? सोलर पैनल लगवाइए, 4 6 पैनल 7 पैनल जो भी लगवाइए, उस पर 1 लाख की तक सब्सिडी दे रही है गवर्नमेंट। और जानते हो क्या दिक्कत है? उसके साथ एक स्मार्ट मीटर दे रही है। अब ये इतने जाहिल हैं, ठीक है ना, कि ये नहीं समझा पा रहे हैं कि स्मार्ट मीटर का फायदा है, उसका नुकसान नहीं है। अगर गौर मतलब गांव में कोई चीज लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे कोई चीज अफवाह उड़ रही है कि ये चीज गलत है, तो तुम्हारे नेता का या तुम्हारे जो वहां बैठे हुए हैं उनको, उनके लोगों का काम है ना कि ये जनता को समझाएं, प्रेस रिलीज करें, मीडिया के साथ बात करें। क्या है मीडिया के साथ बात करेंगे? मीडिया तो मेलोडी खाने में लगी। समझ में आ रहा है ना? मीडिया के साथ बात करें, समझाएं, ताकि लोगों तक आवाज जाए, उस लैंग्वेज में समझाए जिस लैंग्वेज में लोगों को समझ में आए। कागजी कार्रवाई में इतने व्यस्त हो कि 67 लाख का बिरयानी खा गया, और एक तो सॉरी 67 करोड़ का बिरयानी खा गया, एक तो पैसे बाहर नहीं आए। जिसको जहाँ खिला पाए, जिसको जहाँ खिला पाए वहां बिरयानी पे पैसे खर्च करके। खैर, आइए। ऐसे में भारत के इस सबसे बड़े सार्वजनिक उद्यम के कर्मचारी 1974 के मई महीने में हड़ताल पर चले गए। रेलवे कर्मचारियों की हड़ताल से मजदूरों में असंतोष को बढ़ावा मिला। इस हड़ताल से मजदूरों के अधिकार जैसे मसले उठे, तो उठे ही एक सवाल भी यह उठा कि आवश्यक सेवाओं के से जुड़े हुए कर्मचारी अपनी मांग को लेकर हड़ताल कर सकते हैं या नहीं। पुलिस हड़ताल पर नहीं बैठ सकती। जब आप ज्वाइनिंग लीजिएगा तब आपको बताया जाएगा कि आप हड़ताल पर नहीं बैठ सकते। पुलिस हड़ताल पर बैठेगी तो पुलिस पुलिस को मारने आएगी।
लेकिन सीआरपीएफ वाले सीआरपीएफ वाले कौन वर्दीधारी आया उसमें? वर्दीधारी आया कोई वर्दी पहन के प्रोटेस्ट करने के लिए? फिर सेना में होकर के आप राष्ट्र विरोधी मतलब इन द सेंस कि किसी प्रोटेस्ट में शामिल नहीं हो सकते। आप रिजाइन दीजिए, रिजाइन देके नौकरी छोड़िए, फिर जाइए प्रोटेस्ट में, लेकिन आप वर्दीधारी होकर के प्रोटेस्ट में शामिल नहीं हो सकते। ठीक है ना? सरकार ने इस हड़ताल को अवैधानिक करार दिया। सरकार की हड़ताल कर्मचारियों की मांगों को मानने से इनकार कर दिया। उसने इसके कई नेताओं को गिरफ्तार किया और रेल लाइनों की सुरक्षा में सेना तैनात कर दिया। ऐसे में 20 दिन के बाद यह हड़ताल बगैर किसी समझौते के वापस ले ली गई। मतलब कोई खास निर्णय इस हड़ताल से नहीं है, मतलब गवर्नमेंट नहीं झुकी, सीधे सीधे बोले तो। आइए आपातकाल की घोषणा के बारे में समझते हैं। 12 जून 1975 के दिन इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जगमोहन लाल सिन्हा ने एक फैसला सुनाया। इस फैसले में उन्होंने लोकसभा के लिए इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैधानिक करार दे दिया। न्यायमूर्ति ने फैसला समाजवादी नेता राजनारायण द्वारा दायर एक चुनाव याचिका के मामले में सुनाया था। राजनारायण इंदिरा गांधी के खिलाफ 1971 में बतौर उम्मीदवार चुनाव में खड़े हुए थे। याचिका में इंदिरा गांधी के निर्वाचन को चुनौती देते हुए यह तर्क दिया गया था कि उन्होंने चुनाव प्रचार में सरकारी कर्मचारियों की सेवाओं का इस्तेमाल किया था। उच्च न्यायालय के इस फैसले का मतलब यह था कि कानून अब इंदिरा गांधी सांसद नहीं रही, और अगर अगले 6 महीने की अवधि में दोबारा सांसद निर्वाचित नहीं होती तो प्रधानमंत्री के पद पर कायम नहीं रह सकती। इतना तगड़ा निर्णय दिया उच्च न्यायालय ने इलाहाबाद। अब समझ में आ रहा है जुडिशरी से बड़ा कोई नहीं है। प्रधानमंत्री को पकड़ के ढकिया दिया, बाकी का बात छोड़ो। इसलिए अब देखिए कि किसी के खिलाफ कोई बोलेगा, जुडिशरी के खिलाफ कभी कोई नहीं बोलता, कभी कोई नहीं बोलता मेरे भाई जुडिशरी के खिलाफ। एनसीईआरटी में 2 पन्ने थे, 2 पन्ने थे शायद, क्लास 8 की एनसीईआरटी में, जिसमें ये दिखाया गया था कि जुडिशरी में करप्शन कैसे होता है। गवर्नमेंट ने वो दोनों पन्ने गायब करवा दिए अगले एडिशन, जो गवर्नमेंट बोल रहा है जुडिशरी ने, बोले दोनों पन्ने अगली बार रहना ही चाहिए अगर एनसीईआरटी चलवानी हो। अरे बहुत कुछ कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, चेंज में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना? अभी एक जंक्शन है हम लोग के यहाँ आने लोगों तो निहालगढ़, निहालगढ़ करके स्टेशन है, उसका नाम उन्होंने महाराजा बिजली पासी कुछ करके कर दिया, उसका नाम रख दिया महाराजा बिजली पासी। ठीक है ना? अब हम बहुत ज्यादा हमको उनके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन हम रिसर्च करेंगे इस पे। ठीक है ना? महाराजा बिजली पासी के ऊपर कि कौन थे वो, कुछ न कुछ तो सोच के निहालगढ़ का नाम रखा गया हो। लेकिन आज भी पता है वहां के लोग उसको निहालगढ़ ही बोलते। आने वाली नई जनरेशन उसको महाराजा बिजली पासी के नाम से बोलेगी। भैया मुगल सराय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, मुगल सराय मुगल सराय मुगल सराय मुगल सराय मुगल सराय मुगल सराय मुगल सराय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। ऑटो वाला आदमी मुगल सराय बोलता है। हाँ, नई जनरेशन जो आ रही है ना वो चेंज मारेगी इस चीज, क्योंकि वो पान नहीं खाएगी ना तो नहीं बोलेगी। 24 जून 1975 को सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के इस फैसले पर आंशिक सॉरी स्थगनादेश सुनाते हुए यह कहा कि जब तक इस फैसले को लेकर कोई अपील की सुनवाई नहीं होती तब तक इंदिरा गांधी सांसद बनी रहेंगी, लेकिन वे लोकसभा की कार्रवाई में भाग नहीं ले सकती। अभी हम आ रहे थे ना, मतलब क्लास वैसे काफी दिन बाद हो रही, ठीक है ना? हम गांव से आ रहे थे तो वहीं जो स्टेशन उतरेटिया करके एक जंक्शन है लखनऊ के बल, वहीं हम उतरे थे। बाहर निकल के पानी की बोतल लिए, पानी वानी पी रहे थे, तो कोई व्यक्ति आए, वो बोले कि हमको ना खैनी खाना, हमको खैनी दे दीजिए।
हमने उनसे कहा कि खैनी नहीं दिलवाएंगे, और जो खाना हो आप खा लीजिए, चिप्स खा लीजिए, कुरकुरे खा लीजिए, बिरयानी उनके आते तो खा लीजिए। बोले नहीं, हमको खैनी खाना है। तो फिर हम काफी देर तक खड़े रहे, तो वो लगातार हमसे बोल ही रहे थे, तो हम बोले कि आप खा के मरो, हमारा क्या जाता है। फिर दिलवा दी हमने उनको खैनी। तो हम पहले पूछे कितने की आती है, तो उन्होंने कहा कि 5 रुपए की आती है। तो हम उसको 10 रुपए दिए, हम बोले 2 पैकेट दे दो, खा के मरने दो। ये जब 10 रुपये दिए ना, तो बोल रहा सस्ती वाली नहीं लेंगे, 10 वाली दो। स्वागत करके कोई आती थी, हमको पता नहीं है, ठीक है ना। बोले हमको वो वाली चाहिए। उसके यहाँ नहीं थे, गए दूसरे के यहाँ से लेके आए, चुट्टा दूसरे के यहाँ से लेके आया ना, खैनी बनाया, हमरा ऑफर दे रहा कि आप भी खाइएगा। मतलब भलाई का जमाना ही नहीं रहा। एक तो हम तो खैनी जहर खाने का पैसा दे रहे हैं, मेरे भलाई है खाने की। उसके लिए भलाई है, उसको तलब लगी थी। मतलब आदमी देखो, भारत का आदमी कितना कृतज्ञ होता है। हमने उसको खैनी खिलाने पैसे दिया, हम का ऑफर करा, आप भी खाइएगा, लीची थी। और 2 लोगों का खैनी बनाया था, हमारा भी बनाया था, अपना भी बनाया था। लीजिए खैनी खाइए, आप भी खा लीजिए। हम बोले कोई बात नहीं, आप खा लीजिए। छोटा 2 गो का खैनी एक के बार में खा गया, 2 गो आदमी का खैनी एक बार में खा गया। हैबिट। आइए, संकट और सरकार का फैसला। एक बड़े राजनीतिक संघर्ष के लिए अब मैदान तैयार हो चुका था। जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में विपक्षी दलों ने इंदिरा गांधी के इस्तीफे के लिए दबाव डाला। इन दिनों 25 जून 1975 को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक विशाल प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शन किया गया। जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी से इस्तीफे की मांग करते हुए राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह की घोषणा की। जेपी ने सेना, पुलिस, सरकारी कर्मचारी का आह्वान किया कि वे सरकार के अनैतिक और असंवैधानिक आदेशों का पालन ना करे। इससे भी सरकारी कामकाज ठप हो जाने का आदेश पैदा हुआ। देश में राजनीतिक मिजाज अब पहले से कहीं ज्यादा कांग्रेस के खिलाफ हो गया था। मतलब ये व्यक्ति खड़ा हो कि ये बोल रहा था कि पुलिस और सरकारी कर्मचारी जितने भी हो, ये गवर्नमेंट के अनैतिक कार्यों का पालन मत करो। मतलब सीधा सीधा गवर्नमेंट के आदेश का विरोध करो। अब तुम विचार करो कि जो पार्टी सत्ता में है, उसके विपक्ष में कोई खड़ा हो कि पुलिस और प्रशासन को बोल रहा हो, कर्मचारी को बोल रहा हो, तुम सत्ता का विरोध करो। समझ में आ रहा है ना। हल्का फुल्का आदमी होगा वो। सरकार ने इन घटनाओं को मद्देनजर जवाब में आपातकाल की घोषणा कर दी। 25 जून 1975 के दिन सरकार ने घोषणा की कि देश में गड़बड़ी की आशंका है, और इस तर्क पर आ, साथ उसने संविधान के आर्टिकल 352 लागू कर दिया। 52, 56, 60, ठीक है ना। इस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रावधान किया गया, बाहरी अथवा अंदरूनी गड़बड़ी की आशंका होने पर सरकार आपातकाल लागू कर सकती है। सरकार का निर्णय था कि गंभीर संकट की घड़ी आन पड़ी है और इस वजह से आपातकाल की घोषणा जरूरी हो गई है। तकनीकी रूप से देखें तो ऐसा करना सरकार की शक्तियों के दायरे में था, क्योंकि हमारे संविधान में सरकार को आपातकाल की स्थिति में विशेष शक्तियां प्रदान की गई हैं। आपातकाल की घोषणा के साथ ही शक्तियों के बंटवारे का संघीय ढांचा व्यवहारिक तौर पर निष्प्रभाव हो गया। सारी शक्तियां केंद्र सरकार के हाथ में चली जाती है। दूसरी सरकार दूसरे सरकार चाहे तो ऐसी स्थिति में किसी एक अथवा सभी मौलिक अधिकारों पर रोक लगा सकती है अथवा उसमें कटौती कर सकती है। संविधान के प्रावधान में आए शब्दों से स्पष्ट हो जाता है कि आपातकाल को वहां एक असाधारण स्थिति के रूप में देखा गया है, जब सामान्य लोकतांत्रिक राजनीति के कामकाज नहीं किए जा सकते। इसी कारण स- सरकार को आपातकाल की स्थिति में विशेष शक्तियां प्रदान की गई। अंदरूनी गड़बड़ियों की वजह से आपातकाल की घोषणा हुई थी, वो भी आर्टिकल 352। लेकिन और आर्टिकल 352 आता है तो 358 उसके साथ फ्री में आता है, 359 भी उसके साथ फ्री में आता है, जिसकी मतलब जिसमें ये लिखा गया है कि राष्ट्रपति चाहे किसी एक मौलिक अधिकार को या सारे मौलिक अधिकार कुछ समय के लिए निलंबित कर सकते हैं। समझ में आ गया ना। 25 जून 1975 की रात में प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से आपातकाल लागू करने की सिफारिश की।
राष्ट्रपति ने तुरंत उद्घोषणा कर दी, आधी रात के बाद सभी अखबारों के दफ्तर की बिजली काट दी गई। तड़के सवेरे बड़े पैमाने पर विपक्षी दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई। 26 जून की सुबह 6 बजे एक विशेष बैठक में मंत्रिमंडल को इस बात की सूचना दी गई, लेकिन तब तक बहुत कुछ हो चुका था। आपातकाल में आप किसी को भी उठा के जेल में डाल सकते। समझ में आ गया ना? एक होता है कि नजरबंद करना, ठीक है ना? नजरबंद करने का मतलब होता है कि आप किसी को उठा करके कहीं भी रख सकते हैं, जेल में रख सकते हैं, होटल में रख सकते हैं, मतलब लोगों से मिलने नहीं दिया जाएगा उनको। ये तब कर दिया जाता है मेरे भाई, जब गवर्नमेंट को आशंका हो कि इस व्यक्ति की वजह से आक्रोश भड़क सकता है। जैसे इस टाइम अभिजीत दीप के सीजेपी प्रोटेस्ट के हेड है, सीधे बोला जाए। अगर गवर्नमेंट मतलब अगर गवर्नमेंट चाहे तो अभिजीत दीप को उठा करके नजरबंद कर सकती है, अगर उसको ये लगा कि इस एक व्यक्ति की वजह से मतलब यहाँ सीजेपी प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, वरना अब तक अभिजीत दीप के उठा लिए गए वो। सर चलो हुआ खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वहां हर व्यक्ति को पता है मुद्दा, वहां एक ही व्यक्ति बोलने वाला थोड़ी है। सोचो, मतलब अब इमेजिन करो, जिस समय देश को आजादी मिल रही होगी उस समय स्वराज करके एक वर्ड चला, ठीक है ना? अगर आज की मीडिया होती, क्या पूछती? स्वराज का मतलब क्या है, फ्रीडम का फुल फॉर्म क्या है? समझ में? अच्छा हुआ आज के टाइम की मीडिया नहीं थी। छोटा वहां पहुंच के पूछ रहा है कि नीट का फुल फॉर्म बताओ, सीबीएसई का फुल फॉर्म बताओ। किस मानसिकता के साथ गए हो वहां पे? चटुकारिता करने से घर चलता है? हमको समझ में नहीं आता ना। ये लोग घर पहुंचता होगा, घर वाले लोगों से पूछता होगा, खाना खाओगे? आज भी तलवे चाट के आए हो। समझ में आ रहा है ना? घर पहुंचता होगा तो तुम लोग से घर वाला पूछता होगा कि खाना वाना खाओगे? आज तलवा चाट के पेट भर लिए। चौथा स्तंभ है ये लोग, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। 197 पे जाके बैठे 180 में, और ये 157 ऐसा नहीं है कि आप 180 में से 157 नंबर लेके आए, ना 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 ना। यहाँ 180 में से 157 का मतलब ये है मेरे भाई कि आप धीरे धीरे आपका लेवल बहुत कम रहा है। यहाँ जो एक नंबर पाए टॉप पे बैठा है, मतलब यहाँ रैंक है, 180 में रैंकिंग दी गई है। ये 40 बच्चे हैं, 40 बैच में किसी की पहली रैंक आती है, किसी की दूसरी रैंक आती है, किसी की तीसरी रैंक आती है। हमारे यहाँ 157th रैंक है, ठीक है ना? यही लोग बोलने के लिए मार करता है छोटा सा। सोचो, वो पाकिस्तान जो एक टाइम में 90,000 सेना के साथ सरेंडर किया था, आज उसकी मीडिया हम लोग से ऊपर। तलवा वलवा ना चाटो मेरे भाई, ठीक है ना? प्रेस फ्रीडम इंडेक्स क्या है? लिविंग लिविंग। चलिए, सरकार के इस फैसले से विरोध आंदोलन एक बार रुक गया, हड़तालों पर रोक लग गई, अनेक विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया, राजनीतिक माहौल में तनाव भरा एक गहरा सन्नाटा छा गया। आपातकालीन प्रावधानों के अंतर्गत प्राप्त अपनी शक्तियों पर अमल करते हुए सरकार ने प्रेस पर रोक लगा दी गई। समाचार पत्रों को कहा गया कि कुछ छापने से पहले अनुमति लेना जरूरी है। इसे प्रेस सेंसरशिप के नाम से जाना गया। सामाजिक और सांप्रदायिक गड़बड़ी की आशंका के मद्देनजर सरकार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस और जमात ए इस्लामी पर प्रतिबंध लगा दिया। यही आरएसएस जिसको आज के टाइम में वर्तमान गवर्नमेंट के साथ जोड़ा जाता है, जो कभी जनसंघ का, जो आज के टाइम में जनसंघ की जड़ मानी जाती है, यही आरएसएस इसको सपोर्ट करता है। ऐसा लोगों द्वारा बोला जा रहा है, हम ऐसा नहीं बोल रहे मेरे भाई, ठीक है ना? धरना प्रदर्शन और हड़ताल की भी अनुमति नहीं थी। सबसे
बड़ी बात यह हुई कि आपातकाल के प्रावधानों के अंतर्गत नागरिकों के विभिन्न मौलिक अधिकार निष्प्रभावी हो गए। उनके पास अब यह अधिकार नहीं रह गया कि मौलिक अधिकारों की बहाली की अदालत के लिए अदालत मतलब मौलिक अधिकारों की बहाली के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाएं, ये भी अधिकार उनसे छीन लिया गया। कहते हैं आपातकाल। आ रहा कि नहीं आ रहा? सरकार ने निवारक नजरबंदी का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। इस प्रावधान के अंतर्गत लोगों को गिरफ्तार इसलिए नहीं किया जाता था किया जाता कि उन्होंने कोई अपराध किया है, बल्कि इसके विपरीत इस प्रावधान के अंतर्गत लोगों को इस आशंका पर गिरफ्तार किया जाता था कि वे कोई अपराध कर सकते हैं। मतलब इसलिए नहीं गिरफ्तार किया गया कि इन्होंने कोई अपराध किया, ना 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 ना, ये कोई अपराध कर सकते हैं या कर सकेंगे, इसकी एवज में इनको गिरफ्तार कर लिया गया। सरकार ने आपातकाल के दौरान निवारक नजरबंदी अधिनियमों का प्रयोग बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां की। इसकी वजह से ये जो पॉलिटी पढ़े होंगे उनको पता होगा इसके बारे में। जिन राजनीतिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया वे बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का सहारा लेकर अपनी गिरफ्तारी को चुनौती भी नहीं दे सकते थे। बंदी प्रत्यक्षीकरण में आप ये पूछ सकते हैं कि हम कारण बताओ, न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं अपनी गिरफ्तारी को। 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश नहीं किया गया, इस बात की चुनौती दे सकते हैं आप न्यायालय में, ठीक है ना। गिरफ्तार लोगों अथवा उनके विपक्षी से किन्हीं और ने उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में कई मामले दायर किए, लेकिन सरकार का कहना था कि गिरफ्तार लोगों को गिरफ्तारी का कारण बताना कतई जरूरी नहीं है। अनेक उच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि आपातकाल की घोषणा के बावजूद अदालत किसी व्यक्ति द्वारा दायर की गई ऐसी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को विचार के लिए स्वीकार कर सकती है जिसमें उसने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी हो। 1976 के अप्रैल माह में सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने उच्च न्यायालयों के फैसले को उलट दिया और सरकार की दलील मान ली। इसका आशय यह था कि सरकार आपातकाल के दौरान नागरिक से जीवन की आजादी का अधिकार वापस ले सकती है। मतलब आपको जीवित रहने का अधिकार भी नहीं है। आर्टिकल 21। सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले से नागरिक के लिए अदालत के दरवाजे बंद हो गए। इस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय के सर्वाधिक विवादास्पद फैसलों में से एक माना गया। आपातकाल के मुखालफत और प्रतिरोध की कई घटनाएं घटी। पहली लहर में जो राजनीतिक कार्यकर्ता गिरफ्तारी से बच गए थे वे भूमिगत हो गए। भूमिगत मतलब समझ रहे हैं, अंडरग्राउंड हो गए। बोलते हैं भाई 1 महीने के लिए अंडरग्राउंड हो जाओ, हाँ ये निकल लिए, ठीक है ना। पहली लहर में जो राजनीतिक कार्यकर्ता गिरफ्तारी से बच गए थे ना, अंडरग्राउंड हो गए, बोले ना ना फिर धरा जाएंगे, ठीक है ना। और उन्होंने सरकार के खिलाफ मुहिम चलाई। इंडियन एक्सप्रेस और स्टेटमैन जैसे अखबारों में प्रेस पर रोक लगी, सेंसरशिप का विरोध किया। जिन समाचारों को छपने से रोका जाता था उनकी वजह से ये अखबार खाली छोड़ देते थे। सेमिनार, मेन स्ट्रीम जैसी पत्रिकाओं ने सेंसरशिप के आगे घुटने टेकने की जगह बंद होना मुनासिब समझा। मतलब अगर इनको कोई चीज छापनी होती थी और मतलब उसका निर्देश गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आता था कि आप इसको नहीं छाप सकते हैं, तो उतनी जगह ये खाली छोड़ देते, ठीक है ना। ये इस बात का विरोध था कि हम यहाँ कुछ छापना चाहते थे गवर्नमेंट के खिलाफ और गवर्नमेंट ने हमको छापने नहीं दिया। समझ में आया ना। सेंसरशिप को धत्ता बताते हुए गुपचुप तरीके से अनेक न्यूज़लेटर और लिफलेट्स निकाले। पद्म भूषण से सम्मानित कन्नड़ लेखक शिवराम करांत और पद्मश्री से सम्मानित हिंदी लेखक फणेश्वर नाथ रेणु के बारे में जानते होंगे आप लोग, पढ़ा होगा आपने। फणेश्वर नाथ रेणु लोकतंत्र के दमन के विरोध में अपनी अपनी पदवी वापस कर दी। बहरहाल मुखालफत और प्रतिरोध के इतने प्रकट कदम कुछ और ही लोगों ने उठाए। संसद ने संविधान के सामने कई नई चुनौतियां खड़ी कर दी। इंदिरा गांधी के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले की पृष्ठभूमि में संविधान संशोधन हुआ। इस
संशोधन के द्वारा प्रावधान किया गया कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। आपातकाल के दौरान ही संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन हुआ। आप पढ़ चुके होंगे कि इस संशोधन के जरिए संविधान के अनेक हिस्सों में बदलाव किए गए। 42वां संविधान संशोधन के जरिए अनेक बदलाव में से एक था देश की विधायिका के कार्यकाल को 5 से बढ़ाकर 6 साल करना, जो कि 44 में खत्म कर दिया गया। यह व्यवस्था मात्र आपातकाल की अवधि भर तक के लिए नहीं की गई थी, इसके आगे के दिनों में भी अस्थायी रूप से लागू किया जाना था। इसके अतिरिक्त जब अब आपातकाल के दौरान चुनाव को 1 साल के लिए स्थगित किया जा सकता था। इस तरह देखिए कि 1971 के बाद अब चुनाव 1976 के बदले 1978 में करवाया जा सकता। आपातकाल के सबक। आपातकाल से एक बार की भारतीय लोकतंत्र की ताकत और कमजोरियां उजागर हो गई, हालांकि बहुत से पर्यवेक्षक मानते हैं कि आपातकाल के दौरान भारत लोकतांत्रिक नहीं रह गया था। लेकिन यह भी ध्यान देने की बात है कि थोड़े ही दिनों के अंदर कामकाज फिर से लोकतांत्रिक ढर्रे पर लौट आया। इस तरह आपातकाल का एक सबक तो यही है कि भारत से लोकतंत्र को विदा कर पाना बहुत कठिन। दूसरे, आपातकाल से संविधान में वर्णित आपातकाल के प्रावधानों के कुछ अर्थगत उलझाव भी प्रकट हुए, जिन्हें बाद में सुधार कर लिया गया। अब अंदरूनी आपातकाल सिर्फ सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में लगाया जा सकता है। इसके लिए यह भी जरूरी है कि आपातकाल की घोषणा की सलाह मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को लिखित रूप में दे। जब तक मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को लिखित रूप में इस बात की सलाह नहीं देंगे, तब तक आपातकाल लागू नहीं होगा। तीसरे, आपातकाल से हर कोई नागरिक अधिकारों के प्रति ज्यादा सचेत हुआ। आपातकाल की समाप्ति के बाद अदालतों ने व्यक्ति के नागरिक अधिकारों की रक्षा में सक्रिय भूमिका निभाई। न्यायपालिका आपातकाल के वक्त नागरिक अधिकारों की कारगर तरीके से रक्षा नहीं कर पाई। इससे महसूस करके वह नागरिक अधिकारों की रक्षा में तत्पर हो गई। आपातकाल के बाद नागरिक अधिकारों के कई संगठन वजूद में आए। बहरहाल आपातकाल के संकटपूर्ण वर्षों ने कई सवाल छोड़े हैं, जिन पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। इस अध्याय में हम पढ़ चुके हैं कि लोकतांत्रिक सरकार के रोजमर्रा के कामकाज और विभिन्न दलों और समूहों के निरंतर जारी राजनीतिक विरोध के बीच तनाव की स्थिति बनती है। ऐसे में दोनों के बीच एक सधा हुआ संतुलन क्या हो सकता है? क्या नागरिकों को विरोध की कार्रवाई में शामिल होने की पूरी आजादी होनी चाहिए, अथवा इसका कोई अधिकार नहीं होना चाहिए? ऐसे विरोध की क्या सीमाएं मानी जानी चाहिए? मतलब क्या प्रॉपर तरीके से नागरिक किसी चीज में विरोध करने के लिए आजाद हैं, या उसके लिए भी कुछ सीमित चीजें होनी चाहिए? यहाँ विरोध कर सकते हैं और यहाँ विरोध नहीं कर सकते। दूसरे, आपातकाल का वास्तविक क्रियान्वयन पुलिस और प्रशासन के जरिए हुआ। ये संस्थाएं स्वतंत्र होकर काम नहीं कर पाई। इन्हें शासक दल के अपना राजनीतिक औजार बनाकर इस्तेमाल किया। शाह कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार पुलिस और प्रशासन राजनीतिक दबाव की चपेट में आ गए थे। यह समस्या आपातकाल के बाद भी खत्म नहीं हुई। आज भी ऐसा है मेरे भाई, ठीक है ना, कि पुलिस प्रशासन जो है ना, वो राजनीति के हिसाब से ही काम करता है। उसको आज भी छूट नहीं। आज भी उसके ऊपर राजनेता बैठ के उसको आदेश देते हैं, और जो आदेश देते हैं वही पालन होता है। समझ में आया ना? अब एक मूवी है, खाकी द चैप्टर ऑफ बिहार, ऐसे करके एक मूवी है, खाकी द चैप्टर ऑफ बिहार करके एक मूवी है, ठीक है ना। आप कभी उसको देखिएगा तो उसमें आपको पता चलेगा। चंदन महतो करके एक गुंडा होता है। गुंडा मतलब इन द सेंस की क्रिमिनल होता है वो। तो मारने के लिए पुलिस की खिड़की तक चली गई, और बिल्कुल निशाने पर था वो। अगर पुलिस चाहती उसको वहीं खड़े खड़े ढेर कर देती, लेकिन राजनीतिक दबाव के चक्कर में ना पुलिस उसको नहीं मार पाई। ऐसा कई बार हुआ है। समझ में आया? आपातकाल के बाद की राजनीति, यहाँ थोड़ा सा माहौल बदलेगा।
जैसे ही आपातकाल खत्म हुआ, लोकसभा के चुनाव की घोषणा हुई, वैसे ही आपातकाल का सबसे जरूरी और कीमती सबक राज्य व्यवस्था ने सीख लिया। 1977 के चुनाव में एक तरह से आपातकाल के अनुभव के बारे में जनमत संग्रह थे उत्तर भारत में, तो खास तौर पर क्योंकि यहाँ आपातकाल का असर सबसे ज्यादा महसूस किया गया था। विपक्ष ने लोकतंत्र बचाओ के नारे पर चुनाव लड़ा। जनादेश निर्णायक तौर पर आपातकाल के विरुद्ध था। सबक एकदम साफ था कि कई राज्यों में विधानसभा चुनाव में स्थिति यही रही। जिन सरकारों को जनता ने लोकतंत्र विरोधी माना, उसे मतदान के रूप में उसने भारी दंड दिया। इस अर्थ में देखें तो 1975 से 77 के अनुभवों की एक परिणति भारतीय लोकतंत्र के बुनियादी पुख्ते को बनाने में की थी। लोकसभा का चुनाव 1977, 18 महीने के आपातकाल के बाद 1977 के जनवरी माह में सरकार ने चुनाव कराने का फैसला लिया। इसी के मुताबिक सभी नेताओं और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को जेल से रिहा कर दिया गया। 1977 के मार्च चुनाव हुए। ऐसे में विपक्ष को चुनावी तैयारी का बड़ा कम समय मिला, लेकिन राजनीतिक दबाव की गति बड़ी तेज थी। आपातकाल लागू होने के पहले ही बड़ी विपक्षी पार्टियां एक दूसरे के नजदीक आ रही थी। पढ़ा होगा आप लोगों ने इसके पहले, ठीक है ना। मोरारजी देसाई, समझ में आ रहा है, जेपी साहब, ये सब धीरे धीरे सबके सब एक हो रहे थे। ये आपातकाल की पहले की ही घटना थी। चुनाव के ऐन पहले इन पार्टियों ने एकजुट होकर जनता पार्टी नाम से एक नया दल बनाया। नई पार्टी ने जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व को स्वीकार किया। कांग्रेस के कुछ नेता भी जो आपातकाल के खिलाफ थे, इस पार्टी में शामिल हुए। कांग्रेस के कुछ अन्य नेताओं ने जगजीवन राम के नेतृत्व में एक नई पार्टी बनाई। इस पार्टी का नाम था कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी। बाद में यह पार्टी भी जनता पार्टी में शामिल हो गई। 1977 के चुनाव को जनता पार्टी ने आपातकाल के रूप में जनमत संग्रह का रूप दिया। इस पार्टी ने चुनाव प्रचार में शासन और अलोकतांत्रिक चरित्र और आपात के दौरान की गई ज्यादतियों पर जोर दिया। हजारों लोगों की गिरफ्तारी और प्रेस सेंसरशिप की पृष्ठभूमि में जनमत कांग्रेस के विरुद्ध था। जनता पार्टी के गठन के कारण यह भी सुनिश्चित हो गया था कि वोट कांग्रेसी वोट एक ही जगह पड़ेंगे। बात बिल्कुल साफ थी कि कांग्रेस के लिए एक बड़ी मुश्किल आन पड़ी थी। आपातकाल के बाद जब पार्टियां एक हुई तो उन्होंने एक ही मुद्दा उठाया। आपातकाल के दौरान सरकार द्वारा की गई ज्यादती, सरकार द्वारा की गई जबरदस्ती, सेंसरशिप खत्म कर देना, नजरबंद लगाना, नए नए बड़े बड़े नेताओं को उठा करके जेल में डाल देना, ठीक है ना। कार्यकाल को 5-6 वर्ष कर देना, जबरदस्ती की चीज थोप, समझ में आज भी वही हो रहा है। जबरदस्ती चीजें थोपी जा रही है, सुना ही नहीं जा रहा है मेरे भाई। गलत क्या है सही क्या है, चलो ठीक है, जो भी है वो बात की बात है, एटलीस्ट सुनो तो। एक पेपर, 2 पेपर, 10 पेपर लीक हुआ समझ में आता, 80-80 पेपर लीक हुआ मेरे भाई, 90-90 पेपर लीक हुआ। महाराष्ट्र में टेट का पेपर लीक हो गया, टेट का, टीईटी, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, महाराष्ट्र में उसका पेपर लीक हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? शौक हो गया, अजीब तरीके का हो रहा है मेरे भाई। मतलब एक जैसे हो ना, अब टाइम पास चल रहा है पेपर वर्क को लेकर, युवक साथ छेड़खानी करो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। एक बदतमीजी टाइप का कि जो मन करे वो करो, सत्ता के भूखे होते हैं ये लोग, ठीक है ना। पढ़ लीजिएगा आप कभी उठा के हिस्ट्री, पढ़े तो हो नहीं वरना आपको पता होता। जितने भी लोग इस सत्ता के भूखे हैं, ठीक है ना, और जबरदस्ती जाके बैठे हुए हैं पार्लियामेंट में, हिस्ट्री पढ़ के, हिस्ट्री कभी पढ़ोगे मेरे भाई ने तो जाति करने का मन नहीं करेगा जनता के खिलाफ, कि मुंह की खिलानी जानती है ये। जब तक बचे हुए हो तब तक बचे हुए हो। हाँ, बीपीएन लगा के चल रहा है टेलीग्राम, चल रहा है टेलीग्राम बीपीएन लगा करके, टेलीग्राम बैन कर दी, कुछ नहीं हुआ। लेकिन चुनाव के अंतिम नतीजों ने सबको चौंका दिया। आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि कांग्रेस लोकसभा का चुनाव हार गई। कांग्रेस को
लोकसभा की मात्र 154 सीटें मिली, उससे 35% से भी कम वोट हासिल हुआ। जनता पार्टी और उसके साथी दलों को लोकसभा में 542 सीटों में से 330 सीटें मिली। खुद जनता पार्टी को अकेले की 295 सीटों पर जीत हासिल हुई। उसे स्पष्ट बहुमत मिला था। उत्तर भारत में चुनावी माहौल कांग्रेस के एकदम खिलाफ था। कांग्रेस बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब एक भी सीट नहीं पा सकी। राजस्थान और मध्य प्रदेश में उसे महज एक एक सीट मिली। इंदिरा गांधी रायबरेली से और उनके पुत्र संजय गांधी अमेठी से चुनाव हार गए। अमेठी सुल्तानपुर से सटा हुआ क्षेत्र है और ये संजय गांधी का बहुत तगड़ा क्षेत्र था। यहाँ से चुनाव हारना मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। रायबरेली से इंदिरा गांधी जी का चुनाव हारना, ये रायबरेली बरेली वाला मत समझिएगा, रायबरेली अलग है, बरेली अलग है। बहरहाल आप अगर चुनावी नतीजों के नक्शे पर नजर दौड़ाएं तो आप पाएंगे कि कांग्रेस देश में हर जगह चुनाव नहीं हारी थी। महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा में उसने कई सीटों पर अपना कब्जा बरकरार रखा था। दक्षिण भारत के राज्यों में तो एक तरह से उसकी चुनावी विजय का चक्का बेरोक टोक चला था। इसके कई कारण रहे थे। पहली बात तो यह थी कि आपातकाल का प्रभाव हर राज्य पर एक समान नहीं पड़ा था। लोगों को जबरन उजाड़ने और विस्थापित करने अथवा जबरन नसबंदी करने का काम ज्यादातर उत्तर भारत के राज्यों में हुआ था। जनसंख्या बढ़ रही थी, गवर्नमेंट नसबंदी कर रही थी, इससे जनसंख्या कंट्रोल हो। अब हमको ये समझ में नहीं आ रहा है, जो लोग उस टाइम बैठ के सलाह दिए थे, फूंक लिए थे, क्या थोड़ा सा मतलब तुम देख रहे हो, मतलब निर्णय कैसे लिया जा रहा है, इस बात को विचार करो। सत्ता में बैठी हुई पार्टी के निर्णय कैसे ले रही, जनसंख्या बढ़ रही है तो लोगों की नसबंदी कर दो, जनसंख्या कम हो जाएगी। भांग खा के बैठो यार निर्णय लेने के लिए। चोरी नहीं हो इसके लिए चोर का हाथ पैर काट दोगे? हाँ, या जनता का ही हाथ पैर काट दो। चोरी ना हो इसके लिए जनता का हाथ पैर काट दो। जिसका हाथ है पैर नहीं होगा, चोरी कहाँ से होगी? चोरी चोरी का सब मॉल बंद करा दो, रोड एक्सीडेंट हो रहा है इसलिए रोड बंद करवा दो। ठीक है ना, भूखमरी फैल रही है इसलिए खाना ही बंद करा दो। खाना बंद करा के भूखमरी नहीं फैल जाएगी, फिर सब भूखे मरेंगे तो भूखमरी कैसी? सब सब एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे मेरे भाई। अब चाहे बड़े बड़े कोई पॉलिटिशियन हो या बड़े बड़े कोई उद्योगपति हो या जलेबी चौक पे बैठे हो कोई भिखारी हो, जब सब कटोरे लेके बैठे हुए हैं, भूखमरी कैसी? फिर तो एक प्लेटफॉर्म पे आ गए। इक्वलिटी, हाँ, लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह थी कि उत्तर भारत में राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता की प्रकृति को दूरगामी बदलाव आए थे। उत्तर भारत में मध्य वर्ग कांग्रेस को दूर जाने लगा था और मध्य वर्ग के कई तबके जनता पार्टी के मंच पर एक रूप से सॉरी एक रूप में पाकर इससे आ जुड़े थे। इस अर्थ में देखें तो 1977 में सिर्फ आपातकाल की कथा नहीं करते, बल्कि इसके आगे की कुछ बातों का संकेत करते हैं। जनता सरकार ये गई खत्म, अभी देखना कैसे धांध जाएगी। अभी चुनाव होने तो, अभी जैसे चुनाव होगा ना वैसे खत्म हो जाएगी, फिर कांग्रेस आ जाएगी। जनता सरकार 1977 के चुनाव के बाद बनी जनता पार्टी की सरकार को खास तालमेल नहीं था। चुनाव के बाद नेताओं के बीच प्रधानमंत्री पद के लिए होड़ मच गई थी। इस होड़ में मोरारजी देसाई, चरण सिंह, जगजीवन राम शामिल थे। मोरारजी देसाई 1966-67 में ही से ही इंदिरा गांधी के प्रतिद्वंदी थे। चरण सिंह भारतीय लोकदल के प्रमुख और उत्तर प्रदेश के किसान नेता थे। जगजीवन राम कांग्रेसी सरकारों में मंत्री पद पर रहने का विशाल अनुभव था। लाल मोरारजी प्रधानमंत्री बने, ये सबसे दुखद घटना थी। ठीक है ना, 22 को निशाने पाकिस्तान मिला हुआ है। पता है क्यों मिला हुआ है?
क्योंकि इन्होंने अपने आगे बहुत सारे एजेंट मरवा दिए थे मतलब इन द सेंस कि इनकी छोटी सी गलती थी जिसकी वजह से बहुत सारे एजेंट मारे गए। ठीक है ना? लेकिन इससे जनता पार्टी के भीतर सत्ता की खींचातानी खत्म नहीं हुई, माहौल बना हुआ है। आपातकाल का विरोध जनता पार्टी के कुछ ही दिनों में एकजुट नहीं रख सका। इस पार्टी के आलोचकों ने कहा कि जनता पार्टी के पास किसी दिशा नेतृत्व अथवा एक साझे कार्यक्रम का अभाव था। कोई स्ट्रेटजी नहीं थी चुनाव जीतने के बाद की। पता नहीं, हमको यही बात लग रही है कि संशय में थे चुनाव को जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। गलती से चुनाव को जीत गए, स्ट्रेटजी नहीं थी आगे। जनता पार्टी की सरकार कांग्रेस द्वारा अपनाई गई नीतियों में कोई बुनियादी बदलाव नहीं ला सकी। जनता पार्टी बिखर गई और मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली सरकार ने 28 महीने में ही अपना बहुमत खो दिया। कांग्रेस पार्टी के समर्थन में दूसरी सरकार चरण सिंह के नेतृत्व में नहीं, लेकिन बाद में कांग्रेस पार्टी के समर्थन वापस लेने का फैसला लिया। इस वजह से चरण सिंह की सरकार 4 महीने ही सत्ता में रह पाई। 1980 के जनवरी में लोकसभा के चुनाव में एक नए सिरे से चुनाव हुए। इस चुनाव में जनता पार्टी बुरी तरह परास्त हुई। जनता पार्टी को उत्तर भारत में करारी शिकस्त मिली, जबकि 1977 के चुनाव में उत्तर भारत में इस पार्टी को जबरदस्त सफलता मिली थी। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने 1980 के चुनाव में एक बार फिर से 1970 वाली चुनाव वाली कहानी दोहराते हुए भारी सफलता हासिल की। कांग्रेस पार्टी को 353 सीटें मिली और वही सत्ता में आई। 1977 से 79 के चुनाव ने लोकतंत्र राजनीति का एक और सबक सिखाया। सरकार अगर अस्थिर हो और उसके भीतर कलह हो तो मतदाता ऐसी सरकार को कड़ा दंड देते हैं। ये रहा लोकसभा चुनाव। जनता पार्टी 1977, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बहुत कुछ लिमिटेड, वाम दल और अन्य। जनता पार्टी ठीक ठाक लेवल में आ चुकी थी। ठीक है ना? अधेरिया कायम रहे। अब आते हैं विरासत के रूप। जगजीवन राम। लेकिन क्या 1980 के चुनाव में सिर्फ इंदिरा गांधी की वापसी हुई थी? क्या मामला इतना भर था? 1977 और 1980 के चुनाव के बीच दलगत प्रणाली में नाटकीय बदलाव आए। 1969 के बाद कांग्रेस का सबको समाहित करके चलना वाला स्वभाव बदलना शुरू हुआ। 1969 से पहले तक कांग्रेस विविध विचारधारात्मक गतिविधि के नेताओं और कार्यकर्ताओं को एक में समेट कर चलती थी। अपने बदले हुए स्वभाव में कांग्रेस ने स्वयं को विशेष विचारधारा से जोड़ा। उसने अपने को देश की एकमात्र समाजवादी और गरीबों की हिमायती पार्टी बताना शुरू किया। इस तरह 1970 के दशक के शुरुआती सालों से कांग्रेस की सफलता इस बात पर निर्भर रही कि वह गहरे सामाजिक और विचारधारात्मक विभाजन के आधार पर लोगों को अपनी तरफ कितना खींच पाती है। इसके साथ साथ यह पार्टी अब नेता यानी इंदिरा गांधी की लोकप्रियता पर निर्भर हुई। कांग्रेस की प्रकृति में आए बदलावों को मद्देनजर इस विपक्ष दल गैर कांग्रेसीवाद की राजनीति की तरफ मुड़े। विपक्ष के नेताओं को अब यह बात साफ साफ नजर आने लगी कि चुनाव में गैर कांग्रेसी वोट बिखरने नहीं चाहिए। इस चीज ने 1977 के चुनाव में एक बड़ी भूमिका निभाई। अप्रत्यक्ष रूप से 1977 के बाद पिछड़े वर्गों की भलाई का मुद्दा भारतीय राजनीति पर हावी होना शुरू हुआ। हमने ऊपर गौर किया कि 1977 के चुनाव परिणामों पर पिछड़ी जातियों के मतदान का असर पड़ा, खासकर उत्तर भारत में। लोकसभा के चुनाव के बाद 1977 में कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए। इसमें भी उत्तर भारत के राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें बनी। इन सरकारों के बनने में पिछड़ी जाति के नेताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बिहार में अन्य पिछड़ी जातियों के आरक्षण के सवाल पर बहुत शोर मचा। इसके बाद केंद्र में जनता पार्टी की सरकार ने मंडल आयोग नियुक्त किया। इस आयोग और पिछड़ी जातियों की राजनीति की भूमिका के बारे में ज्यादा विस्तार से आप अंतिम अध्याय में पढ़ेंगे। आपातकाल के बाद हुए चुनाव ने दलीय व्यवस्था के भीतर इस बदलाव की प्रक्रिया को शुरू कर दिया। आपातकाल और इसके आसपास की अवधि को हम संवैधानिक संकट की अवधि के रूप में भी देख सकते हैं। संसद और न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र को लेकर छिड़ा संवैधानिक संघर्ष भी
आपातकाल के मूल में था। दूसरी तरफ यह राजनीतिक संकट का भी दौर था। सत्ताधारी पार्टी के पास पूर्ण बहुमत था, फिर भी इसके नेतृत्व ने लोकसभा को ठप करने का फैसला किया। भारतीय संविधान के निर्माताओं को विश्वास था कि सभी राजनीतिक दल लोकतांत्रिक मानकों का पालन करेंगे। उन्हें यह भी विश्वास था कि आपातकाल की स्थिति में भी सरकार अपनी असाधारण शक्तियों का इस्तेमाल विधि के शासन के दायरे में रहते हुए करेगी। इसी उम्मीद में सरकार को आपातकाल से जुड़े प्रावधानों के अंतर्गत व्यापक और चहुर्मुखी शक्तियां दे दी गई। ये अपनी शक्तियों का कभी भी गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। इन शक्तियों का आपातकाल के दौरान दुरुपयोग हुआ। यह राजनीतिक संकट तत्कालीन संवैधानिक संकट से कहीं ज्यादा संगीन था। इस दौर में एक और महत्वपूर्ण मसला संसदीय लोकतंत्र में जन आंदोलन की भूमिका और उसकी सीमा को लेकर उठा। स्पष्ट ही इस दौर में संस्था आधारित लोकतंत्र और स्वतः स्फूर्त जन भागीदारी पर आधारित लोकतंत्र में तनाव नजर आया। इस तनाव का एक कारण यह भी कहा जा सकता है कि हमारी दलीय प्रणाली जनता की आकांक्षाओं और अभिव्यक्त कर पाने में सक्षम साबित नहीं हुई। आगे के अध्याय में हम तनाव की कुछ अभिव्यक्तियों को समझने का प्रयास करेंगे। इस अध्याय में हम विशेष रूप से क्षेत्रीय पहचान से जुड़ी बहसों के बारे में पढ़ें। चैप्टर ठीक है ना, पढ़ लीजिएगा और दोबारा पढ़ लीजिएगा अगर समय मिले तो, नहीं समय मिले तो पढ़ लीजिएगा। वैसे हुआ आप लोगों के पास समय का बहुत अभाव होता है क्योंकि आप बहुत सारा समय कहीं और व्यतीत कर रहे होते हैं। ठीक है ना, इतना पढ़ लीजिएगा भैया। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।